गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज क्रॉप रोटेशन। तो नाम से ही क्लियर है, दैट मीन्स क्रॉप रोटेशन इज अ रोटेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू देयर सीजन। तो सीजन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्रॉप का रोटेशन करेंगे। ठीक है ना। तो देखो कैसे हम करेंगे इसके अंदर। अभी जैसे हम बात करते हैं कि हमने जो क्रॉप सोन की हुई है दैट इज अभी चल रही है क्या, कॉटन एंड पैडी, है ना। सो कॉटन और पैडी हमने लगा दी है इस बार। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट सीजन आएगा हम लगा सकते हैं वीट। ठीक है, वीट हमने ग्रो कर दिया, वीट हमने लगा दिया। अब वीट के बाद जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम इनकी प्लेस पे जब इसका सीजन आएगा अगेंस्ट खरीफ का सीजन आएगा तो खरीफ के सीजन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ लगा देंगे ग्वार और मूंग बीन। ठीक है, ग्वार लगा देंगे, मूंग लगा देंगे। नेक्स्ट फिर अगेन हम क्या लगा देंगे, मस्टर्ड लगा देंगे, मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड लगा देंगे। अगेन मस्टर्ड के बाद हम क्या कर देंगे, कॉटन लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फसल को चेंज किया, मैंने जो मेरी क्रॉप है उसको चेंज किया। ठीक है, सो इस रोटेशन को, इस चेंजिंग को हम क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन। अब ये क्यों किया जाता है, अब कॉटन और पैडी हमने लगा दिया है। ठीक है, हमने इसको सो कर दिया, सो करने के बाद वीट लगा दिया, वीट के बाद हमें कुछ ऐसी क्रॉप लगानी होगी जो उसको न्यूट्रिएंट रिच कर दे। बिकॉज एक या दो सीजन में, एक सीजन के अंदर हम एक क्रॉप ले लेंगे, पूरे ईयर के अंदर हम दो क्रॉप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमें उसको जो लैंड है हमारी उसको दोबारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हमें कोई लेग्यूमिनस क्रॉप लगानी होगी, वहां हम लेग्यूमिनस क्रॉप लगा देंगे। देन उसके बाद वीट के प्लेस पे हम लगा देंगे मस्टर्ड। ठीक है, देन अगेन हम कॉटन लगा देंगे, बिकॉज वहां पे चेंजिंग होनी चाहिए। अगर जो पर्सन, जो फार्मर क्रॉप रोटेशन को फॉलो करता है उसके फील्ड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, सो क्रॉप रोटेशन, द प्रीवियस क्रॉप विल इन मैनी वेज dictate the amount of tillage, if any, that can be done and still leave around a third of the soil surface covered by crop residue। मीन्स क्या है, हम क्रॉप रोटेशन को मैनी वेज में कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगा सकते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट टीलेज प्रैक्टिसेस अडोप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कॉर्न, व्हीट, सोरगम प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ रेजिड्यू आफ्टर हार्वेस्ट। जो कॉर्न, व्हीट और सोरगम है ये क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ रेजिड्यू, मतलब जो स्टबल्स है, हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टबल है वो काफी रिमेन होता है, बच जाता है। क्रोर जो हमारा मक्का होता है, जो हमारा व्हीट होता है और जो हमारा सोरगम होता है। Thus you can either plant directly into these residue or use one or two low disturbance tillage passes, mulch till and still till अप्रोक्सीमेटली थर्ड ऑफ सॉइल कवर्ड। मीन्स क्या है इसका, हमें वन ईयर के अंदर एक ऐसी क्रॉप को वहां ग्रो करना है जिससे स्टबल्स ज्यादा बने, जिससे वहां पे टिलेज प्रैक्टिसेस कम करनी पड़े। देखो अब टिलेज प्रैक्टिसेस जितनी कम करेंगे उतना जो सोइल का न्यूट्रिएंट लॉस क्या होगा, कम होगा ना। न्यूट्रिएंट लॉस कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सोयाबीन एंड कॉटन प्रोड्यूस मच लेस क्रॉप रेजिड्यू। सोयाबीन और जो कॉटन होता है उसका जो रेजिड्यू होता है बहुत कम होता है। Thus just one tillable pass may nor leave enough cover after planting। ठीक है, तो प्लांटिंग के बाद इसको टिलेज करने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, किसके अंदर, सोयाबीन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट सॉइल कंडीशन। सो व्हाट इज सॉइल कंडीशन, while compaction, drainage or low fertility level are important to correct in any tillage system, they are especially important to correct prior to adoption of conservation tillage system। मीन्स क्या है कि
सोइल कंडीशन कब होगी कि हम जब टिलेज कंडीशन उसमें कम करेंगे, जितना हम टिलेज कम करेंगे उतनी ज़्यादा सोइल की कंडीशनिंग होगी। सोइल का कंडीशन से मतलब है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। इम्प्रूव सोइल स्ट्रक्चर एंड हायर ऑर्गेनिक मैटर लेवल में रिड्यूस द नेसेसिटी ऑफ रिपीट दिस करेक्टिव मेजर। मीन्स क्या है, देखो हमने जो टिलेज किया है, टिलेज नहीं किया तो उससे जो स्टबल्स हैं वो स्टबल्स क्या होंगे, वहाँ पे मेंटेन रहेंगे, जो रेजिड्यू होंगे वो बचे रहेंगे। उसको मिट्टी से कवर कर देंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर कवर हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, उसकी जो नेसेसिटी है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है फर्टिलिटी रिलेटेड, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड एडजस्टमेंट। अब इक्विपमेंट कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। सो टू इंश्योर गुड सीड टू सोइल कॉन्टैक्ट व्हेन प्लांटिंग इक्विपमेंट मस्ट बी सिलेक्टेड एंड एडजस्टेड टू मैच योर सिस्टम। हमको वो प्लांटिंग सूट करनी है जो आपके इक्विपमेंट वगैरह सबको सूटेबल रहती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंट योर कंबाइन नीड टू हैव chaff spreader so the crop residue is evenly spread across the full width of combine। देखो जब हम कंबाइनिंग करते हैं तो उससे चाप सेपरेटर भी लगा होना चाहिए, जो क्या करता है, उसने ग्रेन को ले लिया, देखो कंबाइन क्या किया, ग्रेन को कलेक्ट कर लेगा, ग्रेन को कलेक्ट कर लिया, जो पीछे रेजिड्यू बचा उसके साथ एक कटर लगा होता है जिसे हम बोलते हैं चाफ कटर। तो जो चाफ कटर होता है वो क्या करता है, उस रेजिड्यू को छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करके उसको पूरी जो हमारी फील्ड लैंड है उस पर स्प्रेड कर देता है इवनली, ठीक है। अब इवनली स्प्रेड कर देगा, हम उसके बाद उसको प्लो कर देंगे लैंड को, प्लो करने से वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, मिट्टी के साथ मिक्स होने से क्या होगा, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज होगा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन सम रीजन रेजिड्यू मैनेजर coulters and other planter attachment may be needed. Special equipment like strip till equipment may be needed for sensitive crop. Sensitive crop like corn and cotton होते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रिप टिल इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए, ठीक है। इन क्लाइमेट वेयर मॉइस्चर कीप सोइल कूल एट प्लांटिंग टाइम पे कूल रखने के लिए उसको हम मॉइस्चर को वहाँ पे कर सकते हैं। सो रो विड्थ विल ऑल्सो नीड टू बी एनालाइज्ड, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज वीड कंट्रोल। तो वीड कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, तो वीड कंट्रोल स्ट्रेटेजी में नीड टू बी मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है। वाइल वीड प्रेशर often seem to increase the first few year, over time वीड प्रेशर में डिक्रीजेस। समटाइम तो क्या होता है, वीड्स ज़्यादा आ जाते हैं और समटाइम जो वीड्स होते हैं वो कम होते हैं। अ डिफरेंट एरिया ऑफ वीड में भी डिफरेंट टिलेज सिस्टम। देखो अगर ज़्यादा वीड आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें टिलेज करनी पड़ेगी, अगर कम वीड आ रहे हैं तो हमें टिलेज नहीं करनी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग टिलेज उसको अपनाना होगा। For instance, weed species commonly found in intensive tillage system often different from those commonly found in no-till system. सिंपल सी क्या बात है, जहाँ पे हम टीलेज करेंगे और जहाँ टीलेज नहीं करेंगे, दोनों के अंदर जो वीड आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट वीड आएंगी तो सिंपल सी बात है, वो सिस्टम किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके टीलेज सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द वीड हमें क्या करना है, टीलेज को मेंटेन करना है, क्लियर है। नाउ टीलेज के अंदर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर will also change to optimize production in a conservational tillage system. For instance, crop that require nitrogen to be added to the soil usually do best if your nutrient management program include a starter fertilizer applied with a planter। देखो अब एक होता है सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर में, ठीक है, इसमें क्या होता है, साथ में सीड ड्रिल भी हो जाता है और साथ में फर्टिलाइजर भी वहां पे डल जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक पाइप अटैच होती है, इसके साथ एक पाइप अटैच होती है, इसके साथ एक पाइप अटैच होती है, यहाँ पे पाइप अटैच होती है। तो जो पाइप अटैच होती है उसके साथ तो क्या आता है, न्यूट्रिएंट नीचे आ जाता है,
ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर इसका, एक चैम्बर इसका। एक के अंदर हम न्यूट्रन डाल देते हैं, एक के अंदर हम क्या डाल देते हैं, सीड डाल देते हैं। सीड के साथ साथ क्या होता है, न्यूट्रन को प्लेस करता चलता है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो टिलेज के अंदर हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन, इफ यू प्रॉपरली मैनेज दिस फैक्टर क्रॉप, अगर आपने क्रॉप रोटेशन फैक्टर को मैनेज कर लिया है, सोइल कंडीशन को मैनेज कर लिया है, प्लांट न्यूट्रिएंट को मैनेज कर लिया है, इक्विपमेंट सिलेक्शन को मैनेज कर लिया है, कंजर्वेशन टिलेज को मेंटेन कर लिया है, सो ये इम्प्रूव करेगा बॉटम लाइन को। इट इज ऑल्सो क्रिटिकल स्टेप इन मेंटेनिंग एंड इवन इम्प्रूविंग सोइल प्रोडक्टिविटी। अब हम अगर इन सबको मेंटेन कर लेंगे तो अल्टीमेटली क्या करेगा ये, सोइल की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। सोइल की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा तो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रोडक्शन ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है। बेस्ट ऑफ ऑल, कंजर्वेशन टिलेज हेल्प keep topsoil nutrient, particularly phosphorus and crop protection product on your field and out creek, streams and lakes. अब इस कंजर्वेशन टिलेज के लिए जो बेस्ट है, उसके लिए हमें टॉप सॉइल और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है। टॉप सॉइल में क्या करेंगे, टिलेज करेंगे, और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को हम उसके साथ अप्लाई कर देंगे। तो ये बॉटम लाइन क्या होगी, अगर हम सबको इम्प्रूव करेंगे तो हमारी जो बॉटम लाइन है वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, in fact, scientific evidence indicate approximately 80% of environmental issues that result from cropland can be corrected by integrating conservational tillage. समझ आया क्या बोलना चाह रहा है, कि जो टिलेज प्रैक्टिस से 80% इन्वायरमेंटल इशू खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और ये 80% एविडेंस भी दे देता है किसका, इन्वायरमेंटल इशू का। तो कंजर्वेशनल बफर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इनटू योर फार्म मैनेजमेंट अप्रोच। और ये सिंपल से क्या करेगा, टिलेज मैनेजमेंट क्या करेगा, आपके पूरा कंजर्वेशनल बफर को देखेगा, पूरा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को देखेगा, पूरा पेस्ट मैनेजमेंट को देखेगा कि आप इंटर पेस्ट मैनेजमेंट क्या क्या कर रहे हो और फार्म मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहे हो। देखो, फार्म मैनेजमेंट करनी है तो हमें वीड को कंट्रोल करना होगा, न्यूट्रिएंट का देखना होगा कैसे प्रोवाइड करें, टिलेज का देखेंगे कैसे करेंगे। तो ये सारा सारा हमारा फार्म मैनेजमेंट में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट, अब कंजर्वेशनल टिलेज के एडवांटेजेस क्या है। देखो, कुछ ना कुछ अगर फायदा होगा, अगर बेनिफिट होगा, तभी हम कुछ ना कुछ अडोप्ट करते हैं ना। तो कंजर्वेशनल जो टिलेज है उसका, उसके ये एडवांटेजेस हैं। तो नंबर वन एडवांटेज इज यील्ड आर एज गुड। यील्ड क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब गुड होती है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ये ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को इंक्रीज कर देगा। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा तो सोइल का टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा। सोइल का टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। तो उसकी अल्टीमेटली यील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, ऑप्टिमाइज सोइल मॉइस्चर। देखो, सेम यही बात है, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा तो सोइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, वहां पे सोइल मॉइस्चर ऑप्टिमाइज हो जाएगा। टाइम को सेव करता है कैसे, हमने विदाउट टिलेज हमने प्रैक्टिसेस कर दी तो हमें प्लो नहीं करना पड़ा, हमें हैरो नहीं करना पड़ा, तो उससे हमारा टाइम का क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी। नेक्स्ट, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। देखो, अब हैरोइंग करेंगे, टिलेज करेंगे, हैरोइंग करेंगे, प्लोइंग करेंगे, तो उससे ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रैक्टर क्या करेगा, वहां पे ऑयल कंजप्शन होगा, तो वहां से फ्यूल की कंजप्शन भी हमारी बचती है। ठीक है। रिड्यूस मशीनरी वियर, मशीनरीज का लोड नहीं आएगा हमारे लैंड पे, क्योंकि हमने पढ़ा था
कि जितनी हम हैवी मशीनरीज यूज करेंगे हमारी लैंड पे क्या बन जाते हैं, हार्ड पेन बन जाते हैं, हार्ड पेन बन जाते हैं जो कि सोइल के अंदर इनफिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सोइल इरोजन को रिड्यूस करेगा। सोइल इरोजन को रिड्यूस कैसे करेगा, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली सोइल का वहां से फ्लो नहीं होगा और सोइल इरोजन वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, पता लग गया कैसे होगा, वाटर क्वालिटी इंक्रीज करेगा, करेगा बिकॉज वहां पे उसका अगर टेक्सचर इंप्रूव हो गया, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंप्रूव हो गया तो वहां पे वाटर की क्वालिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज क्यों, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो जो वाटर का पर्कुलेशन ज्यादा होगा, पर्कुलेशन ज्यादा होगा, जो सॉल्ट एक्यूमुलेटेड है वो लोअर जोन में चले जाएंगे, लोअर जोन में चले जाएंगे तो ऊपर वाली जो सोइल का पीएच क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, पीएच लेस हो जाएगा तो मतलब न्यूट्रल की तरफ मूव करेगा, न्यूट्रल की तरफ मूव करेगा तो जो वाटर की क्वालिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब इस फार्म इम्प्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, एंड देयर मेंटेनेंस। तो सबसे पहले जो हमारा फार्म इम्प्लीमेंट आता है दैट इज पिक एक्स। नंबर वन इज पिक एक्स। इसके क्या होते हैं, एक तरफ से पॉइंटेड हेड होते हैं और दूसरी तरफ से क्या होता है, ये तीखा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई रॉक की सरफेस को अगर तोड़ना है, कोई हार्ड सरफेस को तोड़ना है, उसको इवन करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बट अब आजकल क्या आ गए हैं, चीजल प्रो आ गए हैं, तो उसमें क्या होता है देखो, एक ऐसा इम्प्लीमेंट होता है, इसके आगे आपने देखा भी होगा एसएल बना होता है और ये ट्रैक्टर से माउंटेड होता है, ट्रैक्टर से माउंटेड होता है, ट्रैक्टर क्या करता है इसको, ये ट्रैक्टर से माउंट हो गया, अब ट्रैक्टर इसको खींचेगा और ये साथ में क्या करते हैं, इस हार्ड पैन को ब्रेक करता जाएगा, जो हार्ड सरफेस है उसको इवन कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज प्रोलोंग्ड होइज, डिजाइन फॉर वीडिंग और फरोइंग। अगर हमें वीडिंग करनी है, मैनुअल वीडिंग करनी है या फरोइंग करनी है, फरो बनानी है, तो हम इसको यूज करते हैं प्रोलोंग्ड होइज को। देखो ये हमारा क्या है, रिज फरो, रिज फरो। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये तो क्या हो गया, मेरी फरो हो गई है ना, ये मेरी फरो हो गई है और ये रिजेस हो गई, रिजेस हो गई, फरो हो गई है। तो इस फरो के अंदर, ये फरो जो हमारी है नीचे की तरफ जहाँ से पानी मूव करेगा, उसको क्लीन करने के लिए, उसमें वीडिंग को क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोंग्ड हॉइज। नेक्स्ट इज पेड, इसको तो आप सभी जानते ही हो, पेड जिसे हम कुल्हाड़ी बोलते हैं, ये डिगिंग करने के लिए यूज होता है या कुछ टिक करके एंड लैंड होती है हमारी, उसको लूज करने में काम आता है, या जो लंप बने होते हैं सोइल के, बड़े बड़े पत्थर वगैरह बन जाते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसको तोड़ने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज फोक। तो फोक यूज होता है डिगिंग के लिए, होइंग के लिए और कंपोस्ट हैंडलिंग के लिए। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फोक किसके लिए यूज होता है या डिगिंग के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट यूज होता है या कौन सा टूल यूज होता है। नेक्स्ट, होई कम फोक, ये डिगिंग, होइंग, अर्थिंग, लेवलिंग और कोलेक्टिंग वीड को करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज शोवल। तो शोवल को जो हम यूज करते हैं, यूज फॉर प्लेसिंग डग आउट सोइल। हमें क्या करना है, हमें डगिंग की हुई सोइल है, हमने इसको खड्डा किया, यहाँ पे हमने पीछे बार हमने क्या कर दिया, ढेर लगा दिया मिट्टी का, तो इसको उठा के वापस इसमें पुट करने के लिए हमें क्या, किसकी यूज पड़ती है, शोवल की। ठीक है। नेक्स्ट इज गार्डन रेक। सो गार्डन रेक, इट इज अ ब्रूम फॉर आउटसाइड यूज, अ हॉर्टिकल्चर इम्प्लीमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ टूथ बार। देखो एक बार है यहाँ पे, लंबी सी बार है ये वाली, जिसके क्या है, टूथ है ना, जिसके दांत निकले हुए हैं, एक टूथ बार्क होती है ये, जो कि ट्रांसवर्सली हैंडल के साथ ट्रांसवर्सली फिट होती है और ये कलेक्ट करती है लीव्स को, हे को, ग्रास को, एटसेट्रा को। ठीक है।
और जो सोयल होती है उसको लूज करने में भी इसका यूज होता है, या फिर डेड ग्रास वहां पे जो है उसको रिमूव करने में भी इसका यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज लैंड हैंड लेवलर। तो लैंड को इक्वल लेवल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैंड लेवलर का। ठीक है। तो हम आज तक यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट कुछ इम्प्लीमेंट आएंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो टिल देन टेक केयर, बाय।